कर दे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज इसका वन शॉट करेंगे। वन शॉट में इसकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी और साथ के साथ इसका प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आंसर, जितने भी इसके लास्ट 10 ईयर के अंदर क्वेश्चन है उन सबका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। तो रिवीजन भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर का भी आइडिया हो जाएगा। बस इसके बाद एनसीईआरटी को क्वेश्चन देख लेना, ये चैप्टर खत्म। हद से ज्यादा आपके 2-3 घंटे लगेंगे। रिवीजन से क्या होगा, आपको सारे जितने भी मेन पॉइंट्स है सब कुछ मैं इस रिवीजन में कराऊंगा आपको। बस ये 1-1.5 घंटे की वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा साथ के साथ और बिल्कुल एंड तक देखनी है। और एक काम, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेडिसिन को। सबसे पहला पॉइंट ये राइज होता है कि मेडिसिन क्या होती हैं, दवाइयां क्या होती हैं। आपको पता है दवाइयां क्या होती हैं? डिफाइन किस तरह से करेंगे? दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इज कॉल्ड ड्रग और मेडिसिन। वो केमिकल जो कि बीमारियों के इलाज के लिए यूज किए जाते हैं, डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्रग्स बोल सकते हैं, मेडिसिन बोल सकते हैं। बाकी डिफरेंस होता है ड्रग्स में और मेडिसिन में। लाइक ड्रग्स क्या होते हैं? हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, मेडिसिन हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती। ड्रग्स के क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं। क्लियर है? चलो अब एक नया टॉपिक अराइज होता है, एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इवन ये भी पूछा जाता है। अच्छा, जो मैंने इस यहाँ पे दिया है ना, जो भी आपको रिवीजन में दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ पूछा गया है। तो कीमोथेरेपी क्या है? कीमो बोले तो केमिकल, थेरेपी मतलब इलाज करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल। द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल। That is that branch of science in which we have studied about treatment of disease with the help of chemicals is called, क्या बोलेंगे उसे हम लोग? कीमोथेरेपी बोलेंगे। सबसे पहली अब दवाइयों की क्लास होती है, सबसे पहली क्लास है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं पीड़ाहारी, या फिर आप इन्हें कह सकते हो पेन किलर। ठीक है, दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। अच्छा, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ के साथ इनकी ना थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको ज्यादा आसानी से रहेगी। और या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख देना, आपकी श्रद्धा सुमन है। चलिए, तो क्या होते हैं ये? विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। पेन किलर कह सकते हो आप एक तरह से, दर्द से राहत के लिए इनका यूज किया जाता है। अब ये इनके टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नारकोटिक्स, एक होते हैं नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स। क्या होते हैं नारकोटिक्स, क्या होते हैं नॉन नारकोटिक्स? नारकोटिक्स मतलब नशीली दवाएं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगी, उनको ब्लॉक करेंगी एंड फिर बंदे को अच्छा फील होगा। एंड नॉन नार्कोटिक्स क्या होती हैं? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक नहीं करती, जो माइंड पे अटैक नहीं करेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक किसी का बड़े वाला एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन करना, टांग काटनी है, तो फिर पेन बहुत हो रहा है। अब टांग काटेंगे तो और भी ज्यादा पेन होगी, या नहीं? तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करें? क्या उसको डिस्प्रिन दें, हल्के सिर दर्द ठीक करें और टांग काट दें? ऐसा तो नहीं होता। लाइक जो पोस्ट ऑपरेशन होते हैं, प्रेगनेंसी का ऑपरेशन होता है ना, पूरा पेट चीर देते हैं, बहुत पेन होता है उस टाइम भी। फिर क्या करते हैं? क्या उनको जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उन्हें इतना पेन फील हो रहा होता है? तो आंसर है नो। क्या करते हैं एक्चुअल में उस टाइम? ये दे दिए जाते हैं एनाल्जेसिक्स में भी नारकोटिक्स टाइप के। नारकोटिक्स टाइप के मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेंगे एंड फील ही नहीं होगा वो पेन। क्लियर है? बाद में देखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहेंगे तापहारी, ताप को हरण कर ले, ताप बोलते हैं बुखार को। विच आर यूज टू लोअर डाउन द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो कि हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी को कम कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी जो गांव में होता है, अब बुखार देखना है,
मैं कह दूं मेरे दोस्त को यार बुखार देखिए, वो डॉक्टर तो है नहीं, कैसे पता लगाते हैं? देख लिया बंदा गर्म है तो बुखार है, नहीं है तो बुखार नहीं है। और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर टेम्परेचर बॉडी का हाई है तो वो बुखार ही है। बट जो छोटे मोटे हकीम होते हैं, जैसे अपने दोस्त हो गए, हम उनको दिखाते हैं, अब वो नर्स तो नहीं पड़ेंगे, सीधा गर्म है, हाँ भाई तेरे को तो बहुत बुखार है भाई। तो इस तरह के बुखार को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स का। क्या बोलते हैं इनको? तापहारी। अच्छा, एग्जाम्पल में साथ के साथ लिख रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना, एग्जाम्पल बहुत काम आएंगे। एग्जाम्पल आप भूल जाओगे, देखो क्योंकि ऐसे अभी सारे आप लोग मेडिकल लाइन के नहीं हो, पहली बार इन नाम को सुन रहे हो, दैट्स व्हाई थोड़ी मुश्किल होगी। अब 5-6 बार पढ़ेंगे ना, फिर मुश्किल नहीं होगी। तो एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल क्या है? एस्पिरिन, पैरासिटामोल, फिनेसिटिन। एनाल्जेसिक्स के एग्जाम्पल क्या है? एस्पिरिन, नोवेल्टिन। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है और इनका तो मान के चलो डिफरेंस भी बहुत होता है फेमस। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। देखो अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिससिमिलैरिटी है। दोनों का ही एक काम है। एंटीसेप्टिक नाम भी सुना होगा, साबुन आती है, डेटोल, लाइफबॉय, है ना। किस काम आती है? यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये भी किस काम आते हैं? यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीवों को मारने के काम आते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनको खत्म करने के काम आते हैं। अब फिर डिफरेंस क्या है सर इन दोनों में? अच्छा, ये एक्चुअल में ये उतने बड़े लेवल पे नहीं मार सकता, उतने अच्छे तरीके से नहीं मार सकता जितने अच्छे तरीके से डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट तो बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है, ये उनकी ग्रोथ को रोकता है, धीरे आराम आराम से मारता है। अगली बात करें एंटीसेप्टिक की। दीज आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। लिविंग बॉडी जो होती है, लाइक हम हो गए, हमें हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, मुंह तो चलो क्या करेंगे, या फिर जो चोट वगैरह लग जाती है उसको साफ करना है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक का। और डिसइंफेक्टेंट कहते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे मारते हैं कीटाणुओं को। ये कहां पे अप्लाई किए जाते हैं? यूज ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते इनको, ठीक है, बड़ा फेमस रहता है। अब बात करते हैं कि अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वीडियो को देखने के बाद ना इसका 10 ईयर भी देख लेना, बस फिर सब कुछ सारे का सारा चैप्टर खल्लास हो जाएगा ये। 10 ईयर देख लोगे, 10 ईयर क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वो देख लेना आप लोग। अच्छा, अभी बात करते हैं एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल। नाम सुना होगा डेटोल। एक फेमस क्वेश्चन बनता है, डेटोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? डेटोल में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? याद रखिए, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल, टर्पिनोल। एंड दूसरा हो गया आयोडोफोम। आयोडोफोम भी एक फेमस एंटीसेप्टिक है। एक और याद रख लो इसके साथ के साथ, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या होता है भाई? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी फेमस है, क्या है? एंटीसेप्टिक है। एक है 0.2% फिनोल, ये तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं। 0.2% फिनोल का जो सोल्यूशन है वो यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो बिल्कुल खत्म करते हैं, लिविंग थिंग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है डिसइंफेक्टेंट में? 1% फिनोल, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं 1% फिनोल। बाकी सभी एग्जाम्पल नहीं लिखवाए मैंने सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल लिखवाए हैं। क्यों? अभी समझ में आएगा। एंड क्रिसोल। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि राइट द नेम ऑफ केमिकल विच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। ऐसा कौन सा केमिकल है जो आप एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज कर सकते हो और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज कर सकते हो? वो है फिनोल। फिनोल अगर आपने 0.2% लिया है तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, और फिनोल अगर आपने 1% लिया तो वो किसका काम करेगा? डिसइंफेक्टेंट का। क्लियर होता है भाई? अब अगली बात करते हैं जर्मीसाइड्स क्या होते हैं? जो जर्म्स को खत्म करते हैं, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगाई को, उनको जो खत्म करने का काम है। एक तरह से इन्हीं जैसे हैं ये, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट भी उनको खत्म करते हैं, जर्मीसाइड्स भी उनको खत्म करते हैं। ये बहुत बढ़िया लेवल पे खत्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरीन, फिनोल एंड क्लेजोल। सारे के सारे एग्जाम्पल वही हैं जो कि एग्जाम्पल थे डिसइंफेक्टेंट के। अच्छा, क्लोरीन का आपको पता होगा क्लोरीन कहां पे यूज की जाती है? पानी का कई बार टेस्ट खराब होता है, तो वहां पे क्या होता है भाई? आपका क्लोरीन ही होता है।
समझ में आ गया ना। अभी देखिए जर्मिसाइड्स भी क्या होते हैं, जो जर्म्स को खत्म करते हैं। आगे बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, बड़ा फेमस है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड टू कंट्रोल मेंटल टेंशन और स्ट्रेस। जो मेंटल टेंशन को या स्ट्रेस को खत्म कर दें। होते ना, टेंशन बहुत हो रही है, अभी आप लोग क्या करते हैं, अपन मतलब जो नॉर्मली होते हैं वो किसका काम करेंगे, वो काम करने लगेंगे वो लाल परी जिसे कहते हैं, 25 रुपए की 30 रुपए की जितने की भी आती है। बाकी एक्चुअल में कौन कौन से जो आप यूज कर सकते हैं एज ट्रैंक्विलाइजर्स, इक्वालिन, वेरोनल, लुमिनल, सैकोनल, वेलियम, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फेमस यही है। अब 2-3 एग्जांपल हर एक के याद रखना। नेक्स्ट बात है भाई एंटी माइक्रोबाइल्स। एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकेंगे। या फिर ये कह लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए डिफाइन किस तरह से करोगे, विच आर यूज्ड टू क्योर infections due to माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कहां पे काम किए जाते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन फैल चुके हैं उन इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए, उन इन्फेक्शन से राहत पाने के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें कहते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबाइल्स। और एग्जांपल क्या है इसका, डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिल अमाइड। सल्फानिल अमाइड की जो पूरी फैमिली है, 4-5 मेंबर होते हैं, उनका आप लोग यूज कर सकते हो एज एंटी माइक्रोबाइल। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आई थिंक ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भारत देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हो इनको, सिंपली इनका यूज किया जाता है फॉर बर्थ कंट्रोल, सिंपल सी बात। और इस तरह से ये हेल्पफुल है इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है इसका माइफ्रिस्टन, एस्ट्रोजन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज किए जाते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन, एंटी मतलब उसके खिलाफ। ठीक है, जो उपजाऊपन के खिलाफ है, ये जो बच्चे पैदा होते हैं उनके खिलाफ, उनको नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी हिस्टामिन। ये भी बड़ी फेमस है भाई, इससे रिलेटेड भी आपका बनता है। एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, देखिए मैक्सिमम को ना किसी न किसी से एलर्जी होती है। लाइक कईयों को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, कईयों को दवाई से एलर्जी होती है, और कईयों को किसी खास कलर के कपड़े से एलर्जी होती है, किसी खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी मौसम से एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह से इस एलर्जी से ना हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एक्शन होने लग जाते हैं। उन एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है एंटी हिस्टामिन्स। रिपीट कर रहा हूं कि एलर्जी की वजह से जो एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, डाइफेनाइल हाइड्रामाइन, डाइफेनाइल हाइड्रामाइन। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रोमिथाजिन, प्रोमिथाजिन। आप कह सकते हैं इनको एंटी एलर्जी या कंट्रोल एलर्जी। इस तरह से आप लोग इनको भी डिफाइन कर सकते हो। ज्यादा यही है, मतलब एलर्जी जो होती है उनको कंट्रोल करते हैं। एलर्जी की वजह से जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एक्शन होंगे उनको कंट्रोल करें, उनको हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिन्स। नेक्स्ट बात करते हैं एंटासिड्स। अब ये जो एंट वर्ड आ रहा है ना, इससे समझ जाएगा। तो एंट मतलब खिलाफ, एसिड मतलब एसिडिटी, जो एसिडिटी के खिलाफ है। जब कुछ भी खा लेते हैं एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा, आई थिंक आप सबको ये तो पता ही होगा, पीएच स्केल पे वैल्यू लिखी होती है। अगर से बढ़ती जा रही है मतलब पीएच क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर ये पीएच इंक्रीज होएगा, हमारी बॉडी का जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल से कह लो 7.4 कह लो, इतना आप लोग बोल सकते हो उसको, थोड़ा सा इसके 7 के आसपास ही रहता है। अब एसिडिटी बढ़ गई मतलब पीएच डिक्रीज होता जा रहा है। पीएच क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो फिर अब इनो वगैरह की एड सुनी होगी, वो क्या कर देते हैं, एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा कई जगह ये बताया जाता है कि भाई
एसिड है, चल नींबू चाट ले तू। अब नींबू ऑलरेडी एक एसिड है, जहर को जहर काटता है, ये अच्छी बात लगती है। मतलब आप खुद पे सोचो, जहर को एसिड को खत्म करने के लिए क्या हम एसिड का यूज कर सकते हैं? एसिड को कौन खत्म करेगा? बेस। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये फेमस बेस है जो कि एसिड को खत्म करते हैं, एसिडिटी को खत्म करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बड़ी फेमस बात करता हूं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एक एग्जांपल समझो, लाइक हमारा देश जब गुलाम था तो अंग्रेज तो बहुत कम थे, उनकी पुलिस में कौन थे जमा? उनकी पुलिस में इंडियन ही जमा थे, और वो इंडियंस को ही मारते थे। ऐसी होते एंटीबायोटिक्स, दोज केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको बनाते कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव बना रहे हैं। एंड यूज टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उससे खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल है पेंसिलिन, सुना होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, क्लोरम फेनिकोल। अब इनके फर्दर टाइप्स होते हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नाम से क्लियर है, नैरो मतलब जिनका लेवल बहुत छोटा है, जो एक ही बीमारी का इलाज कर सकते हैं या एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकते हैं। ब्रॉड क्या है? जिनका लेवल, ब्रॉड समझते हो ना, बड़ा लेवल है, जो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल आ जाए, ठीक है, तो नैरो का क्या है? पेंसिलिन, और ब्रॉड का क्या है? क्लोरम फेनिकोल। डिफाइन किस तरह से करोगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को? दोज एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड टू किल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दोज एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड टू किल अ वैरायटी या रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? एक और वर्ड देख लो भाई, एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट समझते हो ना, डिप्रेशन में है कोई बंदा, कुछ ये ट्रांकुलाइजर से मिलते जुलते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? जो डिप्रेशन को खत्म करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। एक क्या करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे, एक वेल बीइंग वाली प्रोड्यूस फील कर देते हैं। लाइक कोई बंदा डिप्रेशन में है, वो तो बहुत गंदा फील कर रहा होता है, मतलब सुसाइड तक के ख्याल आ जाते हैं। तो फिर अगर उनको दवाई दी जाए तो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, उन्हें बहुत अच्छा फील होगा और उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है ना, वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल है यहाँ पे कोकेन एंड बेंजीड्रीन। कैसा होता है? आपने नशे सुने होंगे, नशे बहुत फेमस है ना। वो फिल्म देखी आप लोगों ने, संजू फिल्म में संजय दत्त भी नशे करता है और वो फूल फाल खिलने लग जाते हैं। अभी इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, आदि बना देते हैं इंसान को, खत्म कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये है कि जब अब देखो ना, पेन किसको फील होता है एक्चुअल में? दिल को पेन नहीं फील होते, फिल्मी डायलॉग है। पेन फील होता है दिमाग को। अभी दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, तो पेन फील ही नहीं होता। आपने देखा जब हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारे पैर सो जाते हैं या हाथ सो जाते हैं, क्या होता है एक्चुअल में? वो माइंड का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है उस बॉडी पोर्शन से कुछ देर के लिए, और फिर फील ही नहीं होता कुछ। ऐसे होता है ना। अब ऐसे जब कोई बंदा नशे में होता है, लाइक ये जो मजदूर होते हैं, बहुत मतलब फुल डे वो हार्ड वर्क करते हैं, देन बॉडी को बहुत पेन फील हो होता है, फिर वो क्या करते हैं? वही लाल परी, वो गुलाब जल जो भी है 25-30 रुपए की होते हैं। अब हम कहें कि ये गलत आदत है, बट एक्चुअल में क्या है, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो बियर नहीं कर सकते, उस पेन को नहीं सहन किया जाता। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं? ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। बट है ये हैबिट फॉर्मिंग। यही बात कुछ एंटी डिप्रेसेंट में अच्छी फील, देखा है जब कोई बंदा दारू पी लेता है उसके पास कुछ नहीं, फील आएगी और तेरे बॉय पे पीछो की कमी है, ये डायलॉग हो जाते हैं ना। क्यों? क्या करते हैं? बिल्कुल अच्छी वाली फील ला के देता है, बिल्कुल भाई तेरे जैसा कोई नहीं है, अच्छी वाली फील आती है और वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो यही है मेडिसिन के अंदर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या जल्दी से इनके एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं और फिर इसका सेकंड टाइप करते हैं, केमिकल्स इन फूड। जल्दी कीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल्स इन फूड। खाने में केमिकल किस लिए मिलाए जाते हैं, कहां कहां पर मिलाए जाते हैं? आपको पता ही हो खाने में केमिकल क्यों मिलाते हैं। सबसे पहली बात तो उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए। केमिकल्स आर एडेड इन फूड टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड। सबसे पहली बात, देयर लाइफ की लंबे टाइम तक चले, एंड जरूरी है ये भी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। उसमें अगर विटामिन की कमी है तो विटामिन भी ऐड हो जाए,
प्रोटीन्स की कमी है तो प्रोटीन्स भी कुछ मिल जाए हम, इसलिए केमिकल ऐड करते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो देखेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, खाना बचाव रसायन, जो खाने को खराब होने से बचाते हैं। क्या लिखेंगे, दोज केमिकल्स विच आर एडेड इन फूड टू इंक्रीज टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, spoilage of food and hence increase the life of food। और इस तरह से वो खाने की लाइफ को बढ़ा देते हैं जी। कौन कौन से हैं, अब एक देखो अचार होता है, आम का अचार है, कोई भी अचार है, वो खाने जो है, अब एक से वो दूसरे सीजन तक चल जाता है, इस तरह से चल जाता होगा। क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है, इस तरह से। या फिर आपने मिठाइयां देखी होंगी, हलवाई मिठाई बनाते हैं, मोस्टली जो बनाते हैं ना एक दिवाली पे बनाते हैं और वो अगली दिवाली तक चल जाती हैं। दिवाली बड़ा टाइम आता है ना, अब वो बड़े टाइम तक चलती रहती हैं। किस तरह से, उसके अंदर भी केमिकल ऐड किए जाते हैं। और वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो खाने को खराब होने से बचाते हैं। सबसे पहली बात की हमने कॉमन सोल्ट, उसके बाद सोडियम बेंजोएट, उसके बाद सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये वो कुछ केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव, जो खाने को खराब होने से बचाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल नाम से क्लियर है, ये ऐसे स्वीट टेस्ट है। देखो आजकल का टाइम ऐसा है, मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है उन लोगों को, मोटापा बीमारियां लेके आता है, बहुत शुगर हो जाती है। फिर अभी क्या करें, अब शुगर बहुत कहते हैं ना डेंजरस बीमारी है। अब फिर डॉक्टर क्या करता है कि उस इंसान को कहता है आपने मीठा नहीं खाना। अब मीठा खाने का दिल तो करेगा। एक्चुअली में क्या होता है, मीठे से प्रॉब्लम नहीं होती, मीठे के अंदर जो कैलोरी होती है ना, उन कैलोरी से दिक्कत होती है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, सारी कैलोरी को बर्न आउट करता है, वो नहीं बनता जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको एक ऐसा फूड दिया जाता है जो सिर्फ टेस्ट में मीठा है बट उससे कोई कैलोरी नहीं मिलती। ठीक है, अगर आप डिफाइन करोगे आर्टिफिशियल स्वीटनेस को, किस तरह से डिफाइन करोगे, दोज केमिकल्स विच आर एडेड इन फूड या विच आर स्वीट इन टेस्ट बट डजंट प्रोवाइड एनी कैलोरी। इनका टेस्ट मीठा होता है बट ये कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी ऊर्जा नहीं देते हैं। सो इनका यूज कहां पे किया जाता है, सो दीज आर यूज बाय, मोस्टली कहां पे यूज होता है इनका, बाय डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट इनका यूज करते हैं एंड बाय दोज who wish to maintain their figure, अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आएगा, बहुत ज्यादा खाएंगे, जगह जगह से फैल जाएंगे। अब जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो फिट रहना चाहते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। वैट देखो भी पास है बशु की, इस तरह से आती है, शुगर फ्री, मतलब इनका सिर्फ टेस्ट मीठा होता है बट ये कोई कैलोरी नहीं देते। कुछ फेमस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सैकरिन, सुक्रालोज, एलेटाइन। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सुक्रालोज। अभी बात करते हैं ये क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर है हमारे पास एस्पर्टेन। क्या है भाई, एस्पर्टेन। एस्पर्टेन क्या होता है, चीनी से 100 गुना मीठा होता है, मतलब चीनी के 100 दाने और इसका एक दाना बराबर मीठा है। ठीक है, एस्पार्टेम इज 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। इसके साथ दिक्कत क्या है, इसका प्लस पॉइंट है कि इसको हम यूज कर सकते हैं कोल्ड फूड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना है कई बार। इसको हम सिर्फ कोल्ड फूड में यूज कर सकते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक के अंदर या कोल्ड फूड जो खाने पीने की चीजें उनके अंदर। कुकिंग टेम्परेचर पे इसका यूज नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि डिसोशिएट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट के अंदर, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से हमेशा ही इसका यूज कहां पे किया जाएगा, कोल्ड फूड के अंदर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर।
अगली बात करते हैं सैकरिन। सैकरिन क्या है? 550 टाइम्स से स्वीटर शुगर से। सुक्रालोज, सुक्रालोज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये चीनी से 600 गुना मीठा है, 600 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। एंड ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, इसके साथ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली जो यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है वो सुक्रालोज है। अगली बात करते हैं अलीटेम की। अलीटेम क्या है? 2000 टाइम्स स्वीटर है, 2000 टाइम्स, समझते हो? चीनी से 2000 गुना मीठा होने का मतलब क्या है कि चीनी के 2000 दाने होंगे और इसका वो एक दाना होगा। फिर इसको यूज ना कर लें। और ये स्टेबल है हाई टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी। जैसे ये तो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाता है ना, ये स्टेबल है, फिर इसका यूज नहीं किया जाता। रीजन क्या है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अलीटेम का ज्यादा यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ दैट फूड इन विच दे आर एडेड। जिस फूड में इसको ऐड किया जाएगा उसकी स्वीटनेस को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए खाना जो खराब होता है ना, माइक्रोबायल ग्रोथ की वजह से खराब हो जाता है, छोटे छोटे जीव पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, खाना खराब हो जाता है। और कई बार खाना खराब हो जाता है ऑक्सीजन के अटैक की वजह से। कुरकुरे चिप्स सबने खाए हैं, है ना? तो कुरकुरे चिप्स क्या आते हैं? पैक्ड आते हैं, और उनको पैक रखोगे तभी वो क्रिस्पी लगेंगे, टेस्ट आएगा, मजा आएगा। अगर वो कुरकुरे का पैकेट या चिप्स का पैकेट हम खोल दें फिर खा के देखें, वो चिप्स ऐसे होते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता। रोटी है, रोटी डिब्बे में बंद है, उस एक रोटी को आप बाहर रख दो, एक उसको बंद रखो, क्या होगा? कौन सी वाली खराब हो जाएगी? वो जो बाहर है उसको हवा लगेगी, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर आप उससे चाहो तो गला काट सकते हो, चक्कर में जाता हो, इतनी हार्ड हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन लगने से पैक्ड फूड लंबे टाइम तक चलता है, जबकि जो ओपन फूड होता है वो लंबे टाइम तक नहीं चलता। रीजन क्या है कि वो ऑक्सीजन खाने को खराब कर रहा है। तो ऑक्सीजन के एक्शन को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए आप डिफाइन किस तरह से करोगे एंटीऑक्सीडेंट्स को? दोज केमिकल्स विच रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रिटार्ड मतलब रोकना, रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक्शन को रोकते हैं। एंड हेंस प्रिवेंट दिस स्पॉइलेज ऑफ फूड, इस तरह से खाने को खराब होने से बचाते हैं। ये इंक्रीज द लाइफ ऑफ फूड। तो कौन कौन से केमिकल है जो यूज किए जा सकते हैं? दो बड़े फेमस है, BHA एंड BHT। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उनमें इसकी सप्लाई की जाती है, इस तरह से उनकी लंबी लाइफ होती है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। रिपीट कर रहा हूं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। एंड इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फेट को भी आप यूज कर सकते हो एज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को के अटैक को रोकते हैं फूड पे और इस तरह से उसको खराब होने से बचा सकते हैं। क्लियर है? तो यही था हमारा केमिकल्स इन फूड के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। अभी देखते हैं लास्ट और फाइनल पार्ट केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का, क्लींजिंग एजेंट। बोले तो सफाई कर्मचारी, ठीक है, साफ करने के लिए। अगर आप सिंपल डिफाइन करो, दीज आर यूज टू रिमूव डर्ट और डस्ट फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए इनका यूज किया जाता है। वैसे बात हूं, ये हो चुका था, सारी की सारी वीडियो बन चुकी थी, अभी 15-20 मिनट की वीडियो थी। बाद में पता लगा माइक वहां लगा, यहां तक नहीं लगा और आवाज ही नहीं आई, तो दोबारा शूट करनी पड़ रही है। चलो, तो अभी सफाई के लिए दो तरह केमिकल्स होते हैं, एक होता है सोप, एक होता है डिटर्जेंट्स। ज्यादा फोकस हम लोग सोप पे करेंगे, फिर हम डिटर्जेंट से देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सोप की बात करें तो दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप के बारे में हम लोग 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि साबुन क्या होती है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। जो हायर फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स है, उनमें आप सोडियम मिला दो या पोटेशियम मिला दो तो क्या बन जाएगी? साबुन बन जाएगी। अब दो तरह की साबुन होती है भैया, कौन कौन सी? फर्स्ट इज हार्ड सोप एंड सेकेंड इज सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। हार्ड सोप क्या होती है? जो कपड़े धोने के लिए यूज की जाती है। सॉफ्ट सोप क्या होती है? हमारी स्किन सॉफ्ट है ना, जो स्किन पे यूज की जाती है। तो हार्ड सोप जो होती है वो होती है सोडियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है। जब हायर फैटी एसिड के अंदर आप लोग सोडियम मिलाओगे तो बनेगी हार्ड सोप। एंड सॉफ्ट सोप क्या होती है? पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स।
जब आप हायर फैटी एसिड्स के अंदर क्या मिला दोगे, पोटेशियम मिला दोगे, तो वो बन जाएगी सॉफ्ट सोप। अभी मैं आपको कुछ फैटी एसिड्स के एग्जांपल देता हूं, लाइक C17H35COOH, ये है स्टीयरिक एसिड, इसके अलावा C15H31COOH, ये है लोरिक एसिड, बस बोल गया, पामटिक एसिड। इनमें अगर आप सोडियम मिला दो या पोटेशियम मिला दो तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोप। एग्जांपल करते हैं, जैसे कि आपके पास स्टीयरिक एसिड है C17H35COOH, C17H35COOH, तो यहां से हटा दो आप लोग H और यहां पे क्या लगा दो, इनमें कार्बन लगा दो, ठीक है, बॉन्ड पूरे करो, H2, ये आपके पास क्या है, स्टीयरिक एसिड है। अब आप इसमें मिला दोगे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, एंड इसको गर्म कर दो। साबुन बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोनिफिकेशन। तो होगा क्या, आपने 3 मॉलिक्यूल लेने हैं NaOH के, ये जो Na के मॉलिक्यूल है वो इसके साथ जुड़ेंगे, ये जो OH वाले हैं ये इसके साथ जुड़ेंगे, तो कुछ इस तरह C17H35COOH Na, ठीक है, और प्लस में क्या है यहाँ पे CH2 यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे, OH, समझ रहे हो ना, इसको ब्रेक कर दिया, इस सारे के साथ OH जुड़ गया, इसके साथ क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया, तो ये सोप है और ये क्या है, ग्लिसरोल है। और ये कैसी सोप बनी है, Na वाली है ना, तो हार्ड सोप है। अगर यहीं पे K वाली होती तो ये क्या होती, सॉफ्ट सोप होती। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है कि राइट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि साबुन काम कैसे करती है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ के भी आया, मैं थोड़ा सी बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं कराऊंगा। जैसे कि कोई अच्छा देखो, जो साबुन है, जैसे अभी बात कर लेते हैं, यही थी C17H35COOH Na, ये है साबुन। इसको मैं बनाना चाहूँ कुछ ऐसे बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुछ ऐसे। ये पोर्शन एक कार्बन वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हाइड्रोफोबिक। एंड ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक। या फिर इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल, इसे कहते हैं हेड। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी से नफरत करती है। जब भी कपड़े गंदे होते हैं, लाइक कपड़े डाले, हमारी स्किन ऑयली होती है, इसमें से ऑयल निकलता रहता है, इस पर गंदगी आके चिपक जाती है और वो कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं। तो माना जाता है कि जब भी हमारा कपड़ा गंदा होगा वो किसी ऑयली इंप्योरिटी की वजह से होगा, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की वजह से होगा। तो इसमें आके कौन खुलेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना, कार्बन से कार्बन जैसे ही मिलेगा, मिल गया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, मिसेल्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोला करते हैं। और फिर जैसे हम कपड़े को हल्का सा रिंस करते हैं, जैसे हल्का सा मतलब रगड़ते हैं, तो क्या होगा, ये देखिए इस इम्प्योरिटी के अंदर हाइड्रोफोबिक पोर्शन घुसा हुआ है, एंड ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी से प्यार करते हैं, किस तरफ है, पानी की तरफ है। और जैसे मैं हल्का सा रब करूंगा कपड़े को, ये खींच लाएंगे सारे के सारे इम्प्योरिटीज को, और इस तरह से ये काम कर जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है क्या, कि क्या साबुन हार्ड वाटर में काम करती है, तो आंसर है नो। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोप, तो आंसर है यस। कैसे, देखिए, एक है सॉफ्ट वाटर, एक है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में साबुन झाग बनाती है, हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं बनाती। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों नहीं बनाती। देखिए, हार्ड वाटर क्या होता है, विच कंटेन क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट
ऑफ व्हाट, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़े हुए क्लोराइड, सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट होते हैं किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर। तो जैसे कि ये हमारे पास हार्ड वाटर है, ठीक है, हार्ड वाटर में ये होगा ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। 11th में भी है ये, और 10th में भी है। तो आप इसमें साबुन डाल लोगे, C17H35 COO Na, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कैल्शियम है ना, इसको पकड़ लेगा साबुन को, झाग ही नहीं बनाने देगा, कुछ इस तरह से। C17H35 COO ट्वाइस Ca एंड यहाँ पे 2Na पॉजिटिव, इसको पकड़ लिया। ये क्या बन चुका, स्कम। स्कम बोले तो गंदगी, एक प्रेसिपिटेट, ठीक है। साबुन से झाग नहीं बनी, गंदगी सी बन गई, ठीक है। जैसे पनीर सा बन जाता है ना भाई, दूध है, दूध लिक्विड स्टेट में, बट पनीर तो सॉलिड सा हो जाता है। इसी तरह से स्कम बन जाते हैं और जो साबुन है वो काम करना बंद कर देती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें साबुन की डिसएडवांटेज क्या है कि ये काम नहीं करती किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर एंड एसिडिक वाटर के अंदर। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल है, एक टाइम के बाद ये अपने आप खत्म हो जाती है। होता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोप में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके बनाए गए डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं भाई, डिटर्जेंट्स को हम लोग सोपलेस सोप भी बोलते हैं। सोपलेस सोप क्या होता है, मतलब इसके काम सारे सोप वाले हैं बट इसके अंदर सोप नहीं है। डिफाइन किस तरह से करोगे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट CH3 CH210, ये याद रखे ना, OSO3Na। सोडियम पैरा डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट CH3 CH211 बेंजीन SO3Na। अब बात करें टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट की तो 3 तरह के होते हैं, एनायनिक, कटायनिक एंड न्यूट्रल। एनायनिक क्या होते हैं, जिसमें बड़े वाले चेन पे नेगेटिव चार्ज हो। कटायनिक क्या होता है, जिसमें बड़े वाले चेन पे पॉजिटिव चार्ज हो। एंड न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज नहीं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि सोप में और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन लिख लोगे, एग्जांपल लिख लोगे। मेन डिफरेंस क्या है कि सोप आर बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सोप कैन बी यूज्ड ओनली इन soap water while detergents can be used in soap water, hard water, acidic water। बट मेन दिक्कत क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो वाटर पोल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन जो है वो डिटर्जेंट है। जो नदियां हैं, नदियों में आप देखो जैसे बड़े बड़े शहरों में पहुंचते हैं ना तो 6-6, 7-7 किलोमीटर तक बहुत झाग उठी होती है। लाइक हमारे पास जो बड़ा शहर पड़ता है दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली में जब जमुना नदी पहुंचती है बहुत झाग उठ जाती है, बहुत झाग, और बहुत बड़ी बड़ी पड़ते हैं। रीजन क्या है इसका, क्योंकि उसके अंदर जो पानी पहुंचा है वो घरों से निकला हुआ पानी पहुंचा है और घरों में यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट जो अब डिटर्जेंट टाइम के साथ खत्म नहीं होता, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ये बड़ी दिक्कत है किसके साथ, डिटर्जेंट्स के साथ, कि ये पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस देखिए जिस पानी में इसको डाल दिया जाएगा उसके अंदर जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे साबुन अगर डाली तो उसको मछलियां खा सकती हैं, छोटे छोटे जीव भी खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते, वो बिल्कुल खराब हो जाता है पानी जिसके अंदर यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स को। तो यही सब था इस चैप्टर के अंदर। अभी जल्दी से आप देखो इसका टेनियर मिलेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड बस एक ही रिक्वेस्ट है कि टेनियर देखो, पूरे का पूरा चैप्टर यार 1-1.5 घंटे में खत्म हो गया। अब इसका फायदा उठाओ, अपने जूनियर्स तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक शेयर करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा टेनियर जरूर देखो, अभी इसके बाद टेनियर स्टार्ट होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये रेगुलर स्टूडेंट्स के हैं, मतलब कंपार्टमेंट वाले नहीं इंक्लूड किए, इसमें मैंने रेगुलर वाले क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन 2008 में आया है, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में एंड 17 में। 15 और 16 में नहीं है। रीजन क्या है कि 15 और 16 में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं ये चैप्टर आपका।
चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। हाँ जी, तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं पहले, इट इज 2 to 3% आयोडीन solution of alcohol and water। अल्कोहल एंड वाटर के सॉल्यूशन में आप 2 to 3% आयोडीन मिक्स कर दोगे तो वो क्या बनेगा? टिंचर ऑफ आयोडीन बनेगा। और टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एक फेमस एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक समझते हो ना, जो कीटाणुओं को मारने के काम आता है। और एंटीसेप्टिक को अप्लाई कहां पे किया जा सकता है? वॉन्ड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं यहां पे करवा देता हूं, यहां पे जगह है, या फिर यहीं पे कराऊं, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? अगर मैं एनाल्जेसिक्स को हिंदी में बोलूं, हिंदी में इन्हें बोला जाता है पीड़ाहारी, मींस पेन किलर। तो सिंपली डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? दोज केमिकल सब्सटेंस which are used to get relief from pain। relief from pain, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये वाला, कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स कितने टाइप के होते हैं, एनाल्जेसिक्स को कौन मतलब कंसल्ट करता है, किनको कौन से एनाल्जेसिक्स की सलाह दी जाती है। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज किए जाते हैं पेन से रिलीफ के लिए, दर्द से राहत के लिए। अब दर्द भी कई तरह के होते हैं, देखिए अब 2 तरह के एनाल्जेसिक्स बड़े फेमस हैं। फर्स्ट इज नार्कोटिक्स एंड सेकंड इज नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स, क्या मतलब है नार्कोटिक्स का एंड नॉन नार्कोटिक्स का? नार्कोटिक्स मतलब जो नशीले पेन किलर होते हैं, जिनमें नशा होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, माइंड को ब्लॉक करते हैं एंड फीलिंग वगैरह खत्म कर देते हैं। एंड नॉन नार्कोटिक्स क्या होते हैं? जो नशीले नहीं होते। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होंगे? नार्कोटिक्स विच अटैक ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये डज नॉट अटैक ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके साथ क्या होती है? नार्कोटिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं और ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते। इनके साथ दूसरी बात क्या है कि ये इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, अगली बात अगर मैं करता हूं कि एग्जांपल की बात करें, नार्कोटिक्स। अच्छा, एडवाइस, नार्कोटिक्स को एडवाइस कब किया जाता है, सलाह कब दी जाती है? डॉक्टर सिर्फ तभी सलाह देता है जब पोस्ट ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, लाइक मतलब पूरा काटना है बॉडी को, चीरना है, भाई एक बॉडी का पार्ट ऐसा है जो काम करेगा नहीं, इसको काट देना है, तो पोस्ट ऑपरेशन के अंदर इसको कंसल्ट करते हैं डॉक्टर, या फिर प्रेगनेंसी में जो ऑपरेशन होते हैं वो। और इसमें सिंपल हेड पेन है, बैक पेन है, स्केलेटल पेन है, हड्डियों में दर्द जो हो रहा है उसमें। एग्जाम्पल, जितने भी ओपियम डेरिवेटिव हैं, अफीम से बनी हुई जितनी भी दवाइयां हैं वो सब नार्कोटिक्स कैटेगरी में आएंगी। एंड नॉन नार्कोटिक्स में क्या आएगा? लाइक एस्पिरिन, पैरासिटामोल, फिनेसिटीन, ये सब किसके हैं? नॉन नार्कोटिक्स के टाइप आएंगे। क्लियर हुआ? एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन किलर, पीड़ाहारी, दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, जो पेन से रिलीफ के लिए यूज किए जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स नशीली दवाएं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन में यूज किया जाता है, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं,
साइड इफेक्ट होते हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जांपल जितने भी ओपियम डेरिवेटिव है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोकीन है, इसमें एस्पिरिन, पैरासिटामोल, फिनेसिटीन, ये सब के सब क्या है, नॉन नार्कोटिक्स में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, तो टिंचर ऑफ आयोडीन हो चुका है, 2009 में आया था हमारा एनाल्जेसिक्स, ये हमारा हो चुका है। 2010 में हमारा आया था व्हाट आर एनाल्जेसिक्स मेडिसिन, कर लिया हमने। हाउ आर दे क्लासिफाइड, किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एंड व्हेन आर दे कॉमनली रिकमेंडेड फॉर यूज, इनको कब रिकमेंड किया जाता है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट इज डिटर्जेंट्स। देखिए डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये एक पूरी क्लास है। तो पहली बात तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, क्लींजिंग एजेंट होते हैं। क्लींजिंग एजेंट मीन जो कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए जिनका यूज किया जाता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन। क्यों बोलते हैं इनको साबुन रहित साबुन, बिकॉज दे वर्क एज सोप but does not contain any soap। साबुन की तरह काम करते हैं बट इनके अंदर कोई साबुन नहीं होती, इस वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है, सोपलेस सोप बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें इनकी एडवांटेज क्या है, इनकी एडवांटेज भी होती है एंड डिसएडवांटेज भी होती है। एडवांटेज क्या होती है, देखो मैं आपको बात आता हूं, साबुन होती है अच्छी तरह काम करती है, बट उसकी डिसएडवांटेज है कि वो हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करती। ये क्वेश्चन है, हमने पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर के अंदर काम क्यों नहीं करती। मैं हल्का सा बता देता हूं कि जब हार्ड वाटर मिलता है सोप को, तो वो वहां पे प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देती है। प्रेसिपिटेट मींस लेदर नहीं बनाती, झाग नहीं बनाती, वहां पे प्रेसिपिटेट बनाती है। तो प्रेसिपिटेट बनाने की वजह से क्या होता है, वो काम नहीं करेगी। तो हमें कुछ ऐसा क्लींजिंग एजेंट चाहिए था जो प्रेसिपिटेट ना बनाए। तो क्या बात है, डिटर्जेंट डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। सो कैन वर्क इजीली इन हार्ड वाटर, आसानी से काम कर सकता है। ये इसकी एडवांटेज है सोप के कंपैरिजन में। अब अगली बात आती है कि टाइप कितने होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं डिटर्जेंट के। और सबसे पहले कटायनिक डिटर्जेंट, दूसरे अनायनिक डिटर्जेंट, तीसरे वाले नॉन आयनिक डिटर्जेंट या न्यूट्रल कह सकते हो आप लोग, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, फोर्थ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, फिफ्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, तो ये डिटर्जेंट्स के टाइप होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज कटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट। राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेनी है, बिकॉज मैं उस तरफ लिख रहा हूं, थोड़ी सी वैसे भी गंदी ही है मेरी राइटिंग, एडजस्ट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रही है। ओके, कटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा सबके बारे में। कटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जिनमें बड़े वाला पार्ट कटायन होता है। अनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, जिसमें बड़े वाला पार्ट अनायनिक होता है। अनायनिक डिटर्जेंट्स का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ना जिसमें ना कटायन होते हैं ना अनायन होते हैं। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, वो डिटर्जेंट, नाम से क्लियर हो, वो डिटर्जेंट जो डिग्रेडेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर सकते हैं। ओके, एक टाइम के बाद देखिए डिटर्जेंट्स के साथ दिक्कत क्या है कि वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज्यादा। तो इन्वेंशन हुई है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स की। इनमें क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है, स्ट्रेट चेन आसानी से टूट जाती है। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये डिग्रेडेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं हो पाते। क्लियर है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटर्जेंट्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, ये आया था 2011 के अंदर। क्या होते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, क्या होता है अभी बताया, 2 to 3% आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। एंड यूज कहां पे किया जाता है इसका, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है आपका एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स, देखिए मैक्सिमम दवाइयों को याद रखना आसान है, उनका नाम देख लो आप। एंटासिड है मतलब दोज केमिकल्स, देखिए एसिडिटी बढ़ गई है। मैं आपको जस्ट बात बताऊं, 7 जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। अगर पीएच स्केल में 7 वैल्यू है मींस वो न्यूट्रल है। अगर इस तरह वैल्यू जा रही है मींस 6, 5, 4, 3 कम हो रही है मींस वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इस साइड ए बढ़ता है, इस साइड बी बढ़ता है, इस साइड बेस बढ़ता है। अगर किसी की एसिडिटी बढ़ रही है, किसी के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है स्टमक के अंदर, तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं। देखिए क्या होते हैं एंटासिड्स, दोज केमिकल्स which raise the pH to appropriate समझते हो, उचित, appropriate level in stomach to maintain the neutrality इन स्टमक। क्या होते हैं एंटासिड्स, वो केमिकल जो कि पीएच को उठाते हैं, क्योंकि अगर एसिडिटी बढ़ गई है, एंटासिड्स मतलब जो एसिडिटी को खत्म करेंगे। किसी की एसिडिटी बढ़ गई है किसी के पेट के अंदर, तो वो क्या करेंगे, पीएच को एक एप्रोप्रिएट लेवल तक उठाएंगे और न्यूट्रलिटी बना के रखेंगे। अब एसिडिटी को खत्म कौन करेगा, बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अगर सिंपली इनो वगैरह होते हैं, इनो देखा होगा आपने, तो उनमें ना लिखा होता है वो बेस होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, और उनका यूज कहां पे किया जाता है, एज एंटासिड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012 में बोर्ड वालों को बहुत प्यार हो गया केमिस्ट्री नेचुरल लाइफ से, बहुत क्वेश्चन दिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, नेम अ ड्रग व्हिच कैन बी यूजफुल इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन से क्यों सफर करता है कोई इंसान। तो देखिए, तो डिप्रेशन से क्यों फील करता है क्वेश्चन, डिप्रेशन से क्यों सफर करता है कोई इंसान, क्वेश्चन ये है। हमारी बॉडी के अंदर एक नोराड्रेनालिन के नाम से एक ट्रांसमीटर होता है, सॉरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड चेंज इन ह्यूमन बीइंग्स। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है नोराड्रेनालिन, रिपीट करो, नोराड्रेनालिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे मूड स्विंग के लिए, जो हमारा मूड चेंज होता है। अगर किसी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, इफ अ पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ किसकी, नोराड्रेनालिन की, देन वो पर्सन किससे सफर कर रहा है, इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हम किस दवाई का यूज कर सकते हैं, वहां पे आइप्रोनिएजिड, इनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं तो देख लेना, याद कर लेना अच्छे से। आइप्रोनिएजिड नाम का इज केमिकल यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट, जिसका यूज किया जाता है किस लिए, एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स हम अभी करके आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन। कौन सा? कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं एंटीसेप्टिक एंड क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। तो एंटीसेप्टिक क्या होती हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट the growth of microorganisms like bacteria वगैरह। एंटीसेप्टिक क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज किए जाते हैं किस लिए? किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? दो केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, विनाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो सब होते हैं डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है? नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल नहीं होते। और इसमें बात करें तो दीज आर हार्मफुल फॉर लिविंग टिश्यूज, ये हार्मफुल होते हैं। अब जब ये हार्मफुल नहीं है तो इनको अप्लाई किया जा सकता है कहां पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वाउंड्स पे, कट्स पे अप्लाई कर सकते हैं इनको। एंड ये हार्मफुल है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनका यूज नहीं कर सकते। वाउंड्स, कट्स वगैरह पे इनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। इनका यूज कहां पे किया जा सकता है? सिर्फ एपरेटिस की क्लीनिंग के लिए, एपरेटिस क्लीनिंग, फ्लोर वॉशिंग और टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह के लिए इनका यूज किया जा सकता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो एंटीसेप्टिक का काम भी करता है एंड डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है। तो देखिए फिनोल जो सॉल्यूशन है उसको आप एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज कर सकते हो और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी। अगर 0.2% फिनोल सॉल्यूशन है तो वो काम करेगा एज एंटीसेप्टिक, और अगर 1% फिनोल सॉल्यूशन है तो वो का काम करेगा एज डिसइंफेक्टेंट। क्लियर होती है बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। क्या होते हैं एंटीसेप्टिक? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने काम आते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकने के काम आते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो उनका बिल्कुल विनाश करने के काम आते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जो लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल नहीं है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो लिविंग टिश्यूज के लिए हार्मफुल हैं। अभी हार्मफुल नहीं है तो इनको अप्लाई किया जा सकता है वाउंड्स पे, कट्स पे, जहां भी इनका यूज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। एग्जांपल, कोई ऐसा केमिकल जो दोनों का काम कर सके वो है फिनोल सॉल्यूशन। 0.2% फिनोल सॉल्यूशन कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक व्हाइल 1% फिनोल सॉल्यूशन कैन एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? गिव 2 एग्जांपल। What are food preservatives? प्रिजर्व समझते हो? प्रिजर्व करना, बचा के रखना। फूड प्रिजर्वेटिव्स मींस जो खाने को खराब होने से बचाते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट होता है बट ये एंटीऑक्सीडेंट से अलग है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखिए जो खाना है अगर वो ऑक्सीजन के अटैक की वजह से खराब हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बट यहां पे हम बात करें फूड प्रिजर्वेटिव्स की। क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स? दोज केमिकल्स which prevent the spoilage of food due to microbial growth. माइक्रोबायल ग्रोथ। हम जो भी चीजें खाते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक होती हैं और ऑर्गेनिक चीजों की खास बात क्या होती है कि उनमें थोड़े टाइम बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा स्टार्ट हो जाते हैं
और वो बहुत स्पीड से बनना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो केमिकल जो कि खाने को खराब होने से बचाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, अब एग्जांपल क्या होगा इसका, शुगर, टेबल सॉल्ट एंड सोडियम बेंजोएट, ये सब खाने को खराब होने से बचाते हैं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मतलब जैसे दूध है, खराब हो जाता है, बट दूध से जो मिठाइयां बनाई जाती हैं वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इवन ऐसा होता है कि एक दिवाली में बनती है, वो अगली दिवाली तक चली जाती है, चला देती है दुकानदार। एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पे शुगर ऐड कर लिया या फिर सोडियम बेंजोएट ऐड कर लिया। दूसरा एग्जांपल करें, वेजिटेबल ऑयल भी होता है जो खाने को खराब होने से बचाता है। अचार देखो, अगर जैसे आम है, आम से अचार बनाया गया, वो अचार भी एक अच्छा सीजन निकाल जाता है। रीजन क्या होता है, कुछ उसमें जो केमिकल मिलाए गए हैं, जो वेजिटेबल ऑयल मिलाया गया है, जो उसमें सोल्ट मिलाया गया है, वो उसको खराब होने से बचाता है। ओके, तो ये होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री में भी है, मैंने करवाया भी ऑलरेडी आप लोगों को। तो देखिए, अगर मैं सोप को बोलूं, सोप होती क्या चीज है, डिफाइन करना चाहें, सोप बोले तो साबुन, डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स। जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं उनके साथ जब सोडियम या पोटेशियम को मिक्स कर दिया जाता है तो उनके मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सोप। एग्जांपल, सोडियम स्टीरेट है, सोडियम स्टीरेट C17H35COO इट्स सोडियम स्टीरेट। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बात समझिए ध्यान से। दो तरह की साबुन होती है, एक होती है हार्ड सोप, एक होती है सॉफ्ट सोप। जब वेजिटेबल फैटी एसिड्स के अंदर सोडियम मिलाया जाएगा तो वो हार्ड सोप बनेगी, और जब उसके अंदर पोटेशियम मिलाया जाएगा तो वो सॉफ्ट सोप बनेगी। ओके, सोप को कुछ ऐसे बना दिया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये COO, ये इसकी टेल है एंड ये इसका हेड है। साबुन की जो टेल होती है वो कार्बन वाली है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है जो पानी से हेट करता है, एंड ये जो इसका हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक हुआ करता है, ये जो पानी से लव करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पानी में काम कैसे करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पे आपने एक नोट लिखना है। देखिए होता क्या है, इस इम्प्योरिटी में घुसेगा, इसको घेर लेगा, और ये जो इसका हेड है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और जैसे ही कपड़े को हल्का सा रब किया जाता है तो क्या होता है, ये इम्प्योरिटीज उसके अंदर, और कपड़ा जो है हमारा साफ हो जाता है। तो हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इन विच टू पार्ट्स होते हैं, इन विच टू पार्ट्स, वन इज हाइड्रोफोबिक एंड सेकंड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स, किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इंप्योरिटीज, डर्ट और डस्ट, while hydrophilic part attract towards water. As we rub the cloth, impurities, dirt or dust
पुल्ड इनसाइड द वाटर। ओके, तो इस तरह से हमारा कपड़ा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। जो साबुन है वो हार्ड वाटर के अंदर काम क्यों नहीं करती। अभी मैंने आपको बताया था कि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COO Na, और भी कहीं हो सकते हैं, ये भी एक है C17H35 COO Na। और हार्ड वाटर क्या होता है, क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मान लीजिए ये हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सोल्ट होते हैं। तो होगा क्या, ये जो आपकी सोप है इसको फ्रीली काम करना है, आयंस में ब्रेक होना चाहिए, बट जैसे ही ये ब्रेक होना स्टार्ट करती है इसको कौन घेर लेता है, कैल्शियम। इसको फ्री होने नहीं दिया। देखिए अब इस Na की जगह क्या चला गया, Ca, और Ca की जगह कौन आ गया, Na। ये आपका बन गया 2NaCl, और ये क्या बन चुका है, एक स्कम बन चुका है, एक प्रेसिपिटेट बन चुका है। मैंने आपको बताया था सोप फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट विद हार्ड वाटर। जो साबुन होती है वो हार्ड वाटर के साथ क्या बनाती है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाती है, अनएबल टू फॉर्म लेदर, झाग नहीं बना पाती। दैट्स व्हाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। इसी वजह से साबुन कभी भी हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करती है। ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज यूज ऑफ aspartame इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। पहली बात तो aspartame होता क्या है ये समझिए। aspartame इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। Now what is artificial sweeteners? Those chemicals which give sweet taste, जो मीठा टेस्ट देते हैं but does not provide any calorie, but कोई कैलोरी नहीं देते, कोई एनर्जी नहीं देते, स्वीट टेस्ट देते हैं सिर्फ। दूसरी बात करें तो एस्पार्टेम 100 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर के कंपैरिजन में, 100 गुना मीठा होता है चीनी से। तीसरी बात अगर करें इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अनस्टेबल टू कुकिंग टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर। इसी वजह से इसका यूज हमेशा कहां किया जाता है, कोल्ड फूड के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर कुकिंग टेम्परेचर तक बात पहुंची, टेम्परेचर हाई किया तो इसमें क्या हो जाना है, डिसोसिएट, और ये जो मीठा टेस्ट दे रहा है वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, इसी वजह से इसका यूज हमेशा कहां पे किया जाता है, कोल्ड फूड्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन। अच्छा ये क्वेश्चन 2014 में है, ये 2013 में है, और ये सारे ना 2012 के पार्ट थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसेप्टिक। मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल जो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, वो है फिनोल। अगर वो 0.2% है तो वो एंटीसेप्टिक है, और अगर वो 1% है तो वो डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर्स। What are tranquilizers? क्या होते हैं tranquilizers? Those chemicals which are used to get relief from mental tension or stress and produce फीलिंग ऑफ वेलबींग। एंड एग्जांपल क्या होगा इसका, इक्वानिल। एग्जांपल क्या होगा इसका, इक्वानिल। बात क्लियर हो रही है। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो मेंटल टेंशन को खत्म करने का काम करते हैं। जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, और इंसान को थोड़ा सा अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। इक्वानिल, वैकोनल, ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के। तो ये थी जी हमारी यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इसके 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। तो 3-4 छोटे छोटे काम आप कर सकते हो। मैं आपको सपोर्ट करूं, थोड़ा सा आप लोगों को भी सपोर्ट करना बनता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है एंड मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियोस किन टॉपिक से रिलेटेड बनाई मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या अनअकैडमी पे पर्सनली मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का एंड आपके सपोर्ट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।